हेलो एवरीवन, आज 9 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेली जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं, चाहे द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो या पीआईबी में हो, उनको हम क्या करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है कि एक तो आप करंट अफेयर जो चल रहा है उसको आप प्रैक्टिस करो, है ना। एमसीक्यू फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करो, साथ ही उसका स्टैटिक नॉलेज भी जानो। अब एकदम बेसिक भाषा में उसके सारे कोर कॉन्सेप्ट को भी समझो। तो यहाँ पे 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज करते हैं, ना करंट है बल्कि स्टैटिक एनालिसिस भी करते हैं। पहला एमसीक्यू देखोगे आप तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत क्या कर रहा है? स्वदेशी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। और जो उसकी मैरी टाइम स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है उसको बताएगा। तो मतलब क्या, इंडिजिनस को तो मतलब आपने समझ गया कि भाई ये एक तरह की स्वदेशी मिसाइल है, ठीक है ना। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट आप पढ़ो, इट इज़ द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। तो एक तो पहला कीवर्ड इंपॉर्टेंट है कि हाइपरसोनिक के बारे में पता होना, ग्लाइड मिसाइल क्या होती है भी पता होना चाहिए। साथ ही इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने, ऐसा इस स्टेटमेंट का मानना है। तो डीआरडीओ के बारे में ही पता होना चाहिए। तो ये क्यों पता होना चाहिए? अगर ये पता होगा तब आप यूपीएससी के जो क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे उनको आप टैकल कर पाएंगे। तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? हाइपरसोनिक का मतलब मैं आपको बेसिक भाषा में देखिए, जो मिसाइल होती हैं उनकी आवाज़ के आधार पर गति मापी, जैसे जैसे साउंड होता है, हमारा साउंड होता है ना, जो मैक 1 से कम होता है। तो उसकी कई कैटेगरी होती हैं स्पीड की। जैसे पहली कैटेगरी होती है सबसोनिक। सबसोनिक का मतलब क्या होता है? आवाज़ की गति से कम, मतलब मैक 1 से कम, मैक 1 से कम, ठीक, मैक 1 से कम होती है, इसे सबसोनिक कहा जाता है। ये कॉमर्शियल जो एयरप्लेन्स होते हैं, क्रूज मिसाइल में देखा जाता है। फिर दूसरा, इससे तेज गति होती है, उसे क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक कहा जाता है। सुपरसोनिक का मतलब है 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच की जो कहते हैं ना कि स्पीड होती है, उसे सुपरसोनिक बोला जाता है। ये जो सुपरसोनिक होते हैं, इनमें क्या क्या आ जाते हैं? फाइटर जेट्स आ जाते हैं, है ना, ब्रह्मोस मिसाइल आ जाती है, फाइटर जेट्स ब्रह्मोस मिसाइल। अब उसके भी ऊपर आता है क्या? हाइपरसोनिक। अब हाइपरसोनिक का मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब क्या हो जाएगा? आवाज़ की गति से 5 गुना ज़्यादा, मैक 5 की स्पीड से। तो आप इसकी स्पीड मैक 5 से है और हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, मतलब बहुत तेज़ी से ये क्या करेगी? गति करेगी। तो ये हाइपरसोनिक है। ग्लाइड का मतलब क्या कि हवा ऊपर जाने के बाद ये हवा में एकदम फिसलते हुए आएगी, ऐसा लग रहा है कि फिसल रही है और अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट करेगी, ठीक। और डेवलप किया गया है किसके द्वारा? डेवलप किया डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है ना, जो भारत की रक्षा की सबसे बड़ी रेगुलेटरी है, या तो मतलब कि डेवलपमेंट अथॉरिटी भी अगर हम उसे कह सकते हैं। तो इसके द्वारा इसे डेवलपमेंट किया गया है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है, और जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्या है ना, इस तरह से अपने पाथ को तय करती है, ठीक है ना। वहीं क्रूज मिसाइल के बारे में अगर देखें तो कुछ इस तरह से अपने पाथ को तय करती है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में ग्रेविटी का यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या करेगी? फिक्स ट्रेजेक्ट्री का पालन करेगी। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल जिसे HGV भी बोला जा रहा है, तो ये रॉकेट के माध्यम से अगर हवा में तो जाएगी, है ना, ऊपरी वायुमंडल तक जाएगी, फिर लक्ष्य की तरफ अनप्रिडिक्टेबल तरीके से ग्लाइड करते हुए पहुंचेगी, ठीक। तो ये एक तरह की रोमांचक मिसाइल भी इसे कह सकते हैं आप। और इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब ये मैक 10 के आसपास भी संचालित हो सकती है, ये रन कर सकती है। तो ये सारी बातें आपने देखी किसके बारे में? लॉन्ग रेंज जो मिसाइल, इसके बारे में, ठीक। अब अगर हम देखें यहाँ पर, इस मिसाइल को कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड सहित वेरियस प्रकार के पेलोड में ले जाया जा सकता है। और ये क्या कहते हैं ना कि एक नया बहुत बड़ा टूल भारत के लिए साबित होगी, हथियार साबित होगी। इट फॉलो फिक्स बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री सिमिलर ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या करेगी? फिक्स ट्रेजेक्ट्री का क्या पालन करेगी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह? ये आपको बताना है नहीं। ये फिक्स इसकी ट्रेजेक्ट्री बैलिस्टिक की तरह एग्जैक्टली इसकी ट्रेजेक्ट्री नहीं रहेगी, अलग ट्रेजेक्ट्री रहेगी इसकी, ठीक है। तीसरा, इट इज डिजाइन प्राइमरली फॉर एंटी शिप वॉरफेयर। मतलब क्या? शिप में जो युद्ध होते हैं या जल सेना के युद्ध होते हैं उनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इस कैन बी लॉन्च फॉर बोथ लैंड एंड नेवल। इसे शिप एंटी शिप युद्ध के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन इसे ज़मीन से भी और नौसेना के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसकी क्षमता तो बहुत है, लेकिन हाँ, लॉन्च किसके लिए किया गया, बनाया किसके लिए गया? तो जाहिर सी बात है एंटी सबमरीन युद्ध के लिए इसको बनाया गया है, ठीक। एंटी सबमरीन इसका नाम भी है इसीलिए। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप पूरा वीडियो देखिए, आपको इतना नॉलेज मिलेगा कि मैं एकदम आपको श्योर करता हूँ कि आपको ये नहीं लगेगा आपका टाइम वेस्ट हुआ है। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, इससे क्या है ना कि ज़्यादातर लोगों तक जाएगा वीडियो, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर कहीं थोड़ा सा वैल्यू अगर क्रिएट हो रही इस करंट अफेयर के थ्रू आपकी। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में क्या न्यूज़ थी आपको बताना है, मैं आपको बता देता हूँ। पीआईबी में न्यूज़ भी थी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे सबसे पहले जानना जरूरी आ गया कहाँ पे बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश एक प्रोजेक्ट है 26,070 करोड़ का, और ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 1720 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसे कमला प्रोजेक्ट बोला जाता है। नाम से तो लगता है नॉर्थ इंडिया का, लेकिन नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। अब यहाँ पर किस नदी पर ये कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कमला नदी पर प्रोजेक्ट है, कमला नदी पर ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 216 मीटर एक तरह कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। ठीक है ना, इसमें इसका निर्माण किया जाना है। ठीक, अब इसमें ये यहाँ पे चर्चा में थी कि इसको अभी क्या हुआ, कमला हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट है उसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड से स्वीकृति मिली, परमिशन मिली है, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गई। तो इसके कॉस्टिंग आपने यहाँ पे देख ली, कहाँ पे है ये भी आपने देख लिया। अब कुछ और फैक्ट्स भी इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। अगर हम देखें स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इट इज स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विथ अ फ्लड ऑफ मॉडरेट कंपोनेंट, या भंडारण आधारित स्टोरेज बेस्ड, जल स्टोर किया जाएगा, है ना, रन ऑफ द रिवर नहीं, जल को स्टोर किया जाएगा। बाढ़ नियंत्रण का घटक भी इसमें शामिल है। यह कमला नदी पर प्रस्तावित है, ट्रिब्यूटरी ऑफ सुबनसिरी, यह कमला नदी पर प्रस्तावित है जो सुबनसिरी नदी की सहायक है। अगर हम बात करें सुबनसिरी नदी के बारे में, तो सुबनसिरी जो नदी है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक भी है। और सुबनसिरी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो तिब्बत से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तिब्बत से निकलने के बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रवेश करती है। और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर किसकी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक, साथ ही ब्रह्मपुत्र के बाद हाईएस्ट जो वाटर वॉल्यूम है ना, जल लाने वाली भी ये सब सहायक नदी है। अब इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बने, जैसे लोअर सुबनसिरी हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी बना जो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। ठीक है, तो ये कमला नदी के बारे में तो आपने जाना ही है ना, इस पर बना। सुबनसिरी नदी के बारे में भी आपने यहाँ पे जान लिया। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि द प्रोजेक्ट विल फुली ओन्ड बाई ऑपरेटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पूर्णतः स्वामित्व किसमें होगा, अरुणाचल प्रदेश का होगा इसमें पूर्णतः स्वामित्व, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पे किसका स्वामित्व होगा, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। पूर्णतः स्वामित्व यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का नहीं होगा। 1 and 2 जो ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपने इसके बारे में यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मैप पे एडिशनली डाल रखा है, ये आप देखिए यहाँ पे कि किस तरह की जो नॉर्थ ईस्ट में रिवर प्रवेश करती है, जैसे ब्रह्मपुत्र यहाँ से प्रवेश कर रही है। ब्रह्मपुत्र में अगर आप देखें दिहांग के फॉर्म में, फिर ये इसकी धनसिरी इसकी ट्रिब्यूटरी है ना, केमनांग है, मानस है, रैदाक है, जलधाक है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी है। बाद में अगर आप देखोगे इधर जाके ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा मिल जाती है। अगर हम देखें यहाँ पे, ये तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जो बी है वो क्यों, सी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट हो जाए, तीसरा ऑप्शन, क्योंकि जो परियोजना है ना, ये संयुक्त उद्यम या ज्वाइंट, अगर हम देखें तो एक तरह का प्रोजेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश की 26% हिस्सेदारी है, किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। तो और बाकी जो 74% है वो किसकी, एनएचपीसी की हिस्सेदारी, एनएचपीसी की हिस्सेदारी है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड के बारे में कि यहाँ पे अर्थ क्यों क्या है, जिस वजह से ये चर्चा में आ गया। तो स्टेटमेंट के विद द रेफरेंस ऑफ नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो चलिए पहले ये मैप ही देख लेते हैं। न्यूजीलैंड का मैप भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है। यहाँ पे कुक स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने वर्ल्ड मैप देख रखा हो तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है नॉर्थ कुक स्टेट से जुड़ा हुआ है। ऊपरी वाला पार्ट और दूसरे जो पार्ट दोनों को जोड़ता है कौन सा, कुक स्टेट। ठीक है, तो कैप्टन कुक ने खोज की थी, इस वजह से इसका नाम यहाँ पे कुक वाटर स्टेट भी बोला जाता है। तो ये बात हो गई। अगर हम देखें यहाँ पे चर्चा में क्यों था, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो अगर हम देखें यहाँ पे चर्चा में क्यों था, तो चर्चा में इसलिए था कि हाल में यहाँ पे भूकंप हुआ, भूकंप देखा गया 5.5 की, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब अगर हम देखें इसकी लोकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, लोकेशन आपको देखने को मिलेगी इसमें रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर का तो आई थिंक मैंने यहाँ पे ये देखिए आप, ये है
क्या न्यूजीलैंड का मैप है, न्यूजीलैंड का मैप यहाँ पे कुक स्टेट है। तो ये जो पूरा रीजन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये पूरा भूकंप और ज्वालामुखी का फेवरेट एरिया है, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे हाई आपको देखने को मिलेगी। पैसिफिक जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट हो, चाहे अमेरिकन प्लेट हो, चाहे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो, सभी से क्या रिलेशन बनाती है। इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रिंग ऑफ फायर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ बहुत सारे ट्रेंच भी देखने को मिलते हैं, जैसे अगर आप देखें एलुसियन ट्रेंच है ना, कुर्ली ट्रेंच है, इसके अलावा मैरियाना ट्रेंच है, चैलेंजर डीप जिसे बोला जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यही इस लोकेशन का पार्ट है। देखिए ये दूसरे प्लेट का पार्ट हो जाता है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन दूसरी प्लेट है और ये दूसरी एक तरह की प्लेट मानी जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे देखा, इसके बारे में स्टेटमेंट क्या बन रहे हैं कि इट इज़ द सेपरेट फ्रॉम द साउथ आइलैंड बाय द कुक स्टेट। दक्षिण जो आइलैंड है उससे कुक स्टेट के मध्य ये अलग होगा। तो मैंने आपको दिखाया कि दोनों के बीच में कुक जल संधि है, ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। इट इज़ द लार्जर एरिया द साउथ आइलैंड बट हैज ए स्मॉलर पॉपुलेशन। ये क्षेत्रफल में दक्षिणी द्वीप से बड़ा है लेकिन जनसंख्या इसमें कम है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर हम देखें तो विश्व का 14वां सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है ये, ठीक है। नॉर्थ आइलैंड जो है इसका उत्तरी भाग है, तो 14th हाईएस्ट जो आइलैंड है यहाँ पे माना जाता है। मैंने विश्व के जो टॉप 10 आइलैंड है ना, उन पर बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, 20 मिनट आधे घंटे का है, पूरे यूपीएससी के फैक्ट्स सब में प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो आप अभी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, टॉप 10 आइलैंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। ग्रीनलैंड चर्चा में था, तो ग्रीनलैंड पर क्वेश्चन यूपीएससी इस बार बना सकता है, ठीक। अब ये पोलिनेशिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी द्वीप माना जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सा, जैसे माउंट रियोफिका है, माउंट तारानकी है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिएगा। अब इसमें तीसरा ऑप्शन है कि माउंट रुपेहा लोकेटेड ऑन द आइलैंड, ये जो वोल्केनिक पीक, इस द्वीप पर स्थित माउंट रुपेहा एक ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। उत्तरी जो द्वीप है ना, नॉर्थ जो आइलैंड है, वो सबसे छोटा है लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, वाइमर जो गणतंत्र है उसको लेके यहाँ पे क्या न्यूज़ थी, आइए देख लेते हैं। तो भारत के विदेश मंत्री ने हाल में फ्रांस पोलैंड के जो समकक्ष हैं, मतलब जो विदेश मंत्री हैं, उनके साथ जर्मनी प्रतियोगियों के साथ वाइमर ट्रायंगल में पहली भागीदारी की। अब वाइमर ट्रायंगल क्यों बोला जाता है, मैप में सारी कहानी इसकी छुपी हुई है, आप यहाँ पे आइए और देखिए। एक तो ये नाटो का मैप आपने देख लिया, आई थिंक मैंने डाला नहीं क्या वाइमर ट्रायंगल, चलिए देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब वाइमर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड का एक रीजनल ग्रुप है, किसका, फ्रांस का, जर्मनी का, पोलैंड का। तो अगर आपने यूरोप का मैप देख रखो तो यूरोप का मैप कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस रीजन में आपको फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड देखने को मिलते हैं। तो इनका रीजनल ग्रुप है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में 29 अगस्त को। तो जर्मनी के जो वाइमर है, इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इसको जॉइंटली अनाउंस किया था। तो जो भी इशूज हैं यूरोप के, उसको डिस्कशन करने के लिए, नाटो, EU का एकीकरण को सपोर्ट करने के लिए, इन सब के लिए इनका गठन किया गया था। अगर हम बात करें तो इनकी नियमित बैठक भी होती है, ठीक है। तो वाइमर गणतंत्र के बारे में आपने देख लिया। इन तीनों में कौन कौन सी कंट्री हैं, आप एकदम यहाँ पे याद रखिए, फ्रांस है, जर्मनी और पोलैंड है, ठीक है, ट्रायंगल में। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे इधर फ्रांस लिख लीजिए, जर्मनी, इधर पोलैंड लिख लीजिए, FGP, ठीक है। इट इज़ द पॉलिटिकल ग्रुपिंग ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड की एक राजनीतिक समूह है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट हैज़ परमानेंट सेक्रेटरीट एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। इसका परमानेंट सेक्रेटरीट भी है और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कहना चाह रहा है, जो कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट इसकी मानी जाएगी। इस तरह का अभी व्यवस्था यहाँ पे इसके संबंध में नहीं है, ठीक है। दूसरे अगर हम बात करें, तीसरा, वन ऑफ द इट्स ऑब्जेक्टिव टू सपोर्ट पोलैंड इंटीग्रेशन इनटू नाटो। इसका उद्देश्य पोलैंड को नाटो में शामिल करवाना भी। यहाँ पे मैंने मैप डाल रखा है, ये देखिए, फ्रांस है, जर्मनी है और क्या है यहाँ पे, पोलैंड है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो आपने रसिया का जो यूक्रेन का वार ही टोटल इसलिए है कि जो देश हैं, खासतौर पे ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, ये हमेशा चाहते थे कि ये नाटो में शामिल हो जाएं, लेकिन जो रसिया है वो नहीं चाहता था कि ये कंट्रीज नाटो में शामिल हों, है ना। और यही पूरा मामला है जिस वजह से जो कहीं ना कहीं भारत जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध का कारण बना हुआ है। अब यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 1 3 हो जाएगा। इनका ऑब्जेक्टिव है पोलैंड को सपोर्ट करना नाटो के लिए, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ेंगे एम स्ट्राइव की तरफ। तो देखिए न्यूज़ क्या थी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में न्यूज़ थी, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के संबंध में न्यूज़ थी। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और जो वन्य जीव की जो जनगणना हो रही है, मैंने आपको कल बताया था कि 2026 में टाइगर्स का सेंसस हो रहा है, 2022 में हुआ था, 2026 में हो रहा है।
अब जो टाइगर का सेंसस होता है उसमें एक उपकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे MS स्ट्राइप्स बोला जाता है। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। अब MS स्ट्राइप का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर्स। टाइगर को सिस्टम करने की एक मॉनिटर करने का एक सिस्टम है। इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, है ना, जिनको इंटेंसिव प्रोटेक्शन प्राप्त है, इकोलॉजिकल स्टेटस अच्छा प्राप्त है, तो इसमें एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब ये एक तरह का सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो टाइगर के हैबिटेट की सुरक्षा, उसकी सेफ्टी, उसकी मॉनिटरिंग करता है। अब इसे बनाया किसने लॉन्च किया? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी तथा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, WII ने मिलकर 2010 में लॉन्च किया गया था। अब इसका प्रोटेक्शन पर्पज यही था। और दो तरह के काम करते हैं, एक तो एनालिटिकल इंजन की तरह काम करता है, दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन की तरह भी काम करता है, जहाँ से वन रक्षक वगैरह को जानकारी भी मिलती रहती है। अनामलाई के बारे में जो न्यूज़ थी तो आपको पता होना चाहिए। अनामलाई कहाँ? तो अनामलाई तमिलनाडु में है, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और तमिलनाडु के पोलाची कोयम्बटूर जिले में अनामलाई हिल की चोटी देखने को मिलती है, 1400 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। अब इसके चारों ओर कुछ टाइगर, जैसे अगर हम देखें पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व इसी के चारों ओर है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके चारों ओर देखें, एराविकुलम जो तमिलनाडु का पार्ट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़, फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी बात यहाँ पे चर्चा में थी। टाइगर सेंसस के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि टारगेट है T/2 टाइगर की जो संख्या उसको दुगुना करना, और अगर आप देखेंगे वो हमने टारगेट अचीव भी किया। लगभग 3600 के आसपास बाघ भारत में 2022 में थे। उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में थी, उसके बाद जनसंख्या कर्नाटका में थी। टाइगर रिजर्व भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व के बारे में हमने देखा था, महाराष्ट्र में 9 टाइगर रिजर्व हैं, जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद आई थिंक तीसरा नंबर में आता है। अब अगर हम देखें टाइगर रिजर्व के बारे में तो उसमें अब तो और कुछ ऐसा बचता नहीं है। हाँ, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व देख लें तो माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। वो भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या 58 हो गई है, ठीक है। चलिए, टाइगर का स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है, किसमें? IUCN में। चलिए, ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया। अब ऑप्शन क्या है कि इट वाज लॉन्च बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, NTCA और WII के साथ मिलकर इसको शुरू किया गया है। और वन्य जीव निगरानी GPS GPRS रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, इट इज़ लिमिटेड ओनली फॉर द सेंसस एक्टिविटीज़ एंड डज नॉट सपोर्ट रियल टाइम पेट्रोल ट्रैकिंग। यह लिमिटेड सेंसस को सपोर्ट करता है और रियल टाइम ट्रैकिंग को मदद नहीं करता। मैंने आपको बताया कि रियल टाइम ट्रैकिंग को मदद करता है खासतौर पर वन रक्षकों के लिए, तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बराक रिवर को लेकर चर्चा में था कि सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन ने पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एक्सरसाइज शुरू किया है बराक रिवर वाटर शेड के रिहेबिलिटेट के लिए, अगर हम बात करें रिमर्ज के लिए या पुनर्जीवन के लिए, है ना, जिससे लोकल जो लाइवलीहुड है उसे मजबूत करने के लिए एक पायलट इनिशिएटिव है। अब बात की जाए बराक नदी की, है ना, तो बराक नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि नॉर्थ ईस्ट की, हाँ, नॉर्थ ईस्ट की एक बड़ी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। इसकी लंबाई कितनी है? 524 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई है। और ओवरऑल अगर आप देखो इसकी लंबाई 900 किलोमीटर के आसपास है। और किस किस रीजन में आपको देखने को मिलेगा इसका बेसिन? तो भारत में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बांग्लादेश में आपको इसका बेसिन देखने को मिलेगा। इसके अलावा म्यांमार में भी आपको इसका बेसिन देखने को मिलेगा। तो ये बेसिन कहाँ कहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब बराक वैली भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो पहले बराक नदी सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर में डिवाइड हो जाती है। जो मतलब कि जैसे ही अगर आप देखोगे ये नॉर्थ ईस्ट का, चलिए मैप भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में इंटर करें तो सुरमा रिवर कुरियारा रिवर में ये वो हो जाती है, और बाद में जब दोनों मिलती है तो उसका नाम मेघना हो जाता है, ठीक है, ठीक। और इधर से भी जो नदियाँ जा रही हैं गंगा, और इससे जाकर वो मिल जाती है, ठीक। अगर हम देखें तो पूरा जो बेसिन है ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदी जैसे जीरी रिवर, चीरी रिवर, मधुरा रिवर, जटिंगा, हरांग, धालेश्वरी, सिंगला, तो ये सारी जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसका ऑप्शन यहाँ पे देखा जा रहा है कि इट वाज ओरिजिनेटेड इन मणिपुर हिल साउथ ऑफ माओ इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट। सेनापति डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये यहाँ पे इसका बोला जा रहा है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर 6 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये हो जाएगा। दूसरा कि बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश इट स्प्लिट इनटू द सुरमा एंड कुशियारा रिवर। बांग्लादेश प्रवेश करने से पहले यह सुरमा और कुशियारा नदियों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा, द इंटायर बराक रिवर बेसिन लाइज ओनली विद इन इंडिया।
बराक नदी का संपूर्ण अफवाह केवल भारत में स्थित है। ठीक है ना, इन तीनों में से सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम देखेंगे तो पूरा अफवाह भारत में नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी है और म्यांमार भी है। बाकी इसका उद्गम एकदम करेक्ट, इसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों में सेनापति जिले के आसपास होता है। ठीक है, लेंथ हमने इसकी यहाँ पे देखी थी 524 भारत में, ओवरऑल 900 किलोमीटर है। तो ये बराक रिवर के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन किसके बारे में है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी के बारे में। अब आइए देखिए कि डायरेक्टर जनरल माइंस एंड सेफ्टी क्या है, ये मामला क्या है। अगर हम देखें डीजीएमसी जो है उसने हाल में 125वां स्थापना दिवस अपना आयोजित किया। कहाँ पे? धनबाद में। धनबाद में अपना आयोजित किया। धनबाद में इसका हेडक्वार्टर भी है, इसका मुख्यालय भी डीजीएमसी का। और जो डीजीएमसी है ना, ये एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है। किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है। और खानन के जो उद्योग में कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा है, उनकी जो हेल्थ है ना, इसके अलावा जो उनका वेलफेयर है उसके संबंध में काम करती है। ये तो आपको पता होना चाहिए। इसको अगर इतिहास पे जाएँ तो इंडियन माइंस एक्ट के जो प्रावधान थे उसको गवर्न करने के लिए 7 जनवरी 1902 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस के इंस्पेक्शन में। और इसका हेडक्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था। 1904 में इसका नाम बदल दिया जाता है और 1908 में हेडक्वार्टर धनबाद ट्रांसफ़र इसका कर दिया जाता है। ये तो बात हो गई कि अभी ये क्या काम करती है। मंत्रालय जरूर याद रखना, लेबर मंत्रालय के अंतर्गत, ये नहीं सोचना कि माइन मंत्रालय या माइन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, अब अगर हम देखें ऑप्शन यहाँ पे, या एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो माइनिंग है उसको लेके भारत में कौन सा एक्ट है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, MMDR एक्ट बोला जाता है, माइंस मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया था। एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस की क्या पॉलिसी होगी, रॉयल्टी की क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से माइनिंग को रेगुलेट किया जाएगा, इस सब के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। फिर बाद में 2025 में इसमें अमेंडमेंट होता है और संसद में पारित हो चुका, लागू भी हो चुका। इस अमेंडमेंट के बाद माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, FDI या एफिशिएंसी या ट्रांसपेरेंसी है, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे किया गया। और ख़ास तौर पे जो क्रिटिकल माइनिंग है उनका जो रूल्स रेगुलेशन उसको और ईजी यहाँ पे करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। ठीक, चलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये बात करेक्ट है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। दूसरा, द माइन एक्ट 1952 रिलेटेड रूल्स एडमिनिस्ट्रेड बाय द डीजीएमसी, खनन अधिनियम 1952 से संबंधित नियमों का प्रशासन द्वारा किया जाता है। तीसरा, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ माइंस वर्कर फॉल अंडर द स्टेट ऑफ लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, खान श्रमिकों की सुरक्षा कल्याण संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप देखें तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो क्या राज्य सूची के अंतर्गत आता है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है ना। गिव मी अ सेकंड। ये संघ सूची में आता है, ठीक है ना, राज्य सूची में नहीं आता। थोड़ा मुझे कंफर्म करना था, संघ सूची में आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरा सी रूबीना ऑब्जर्वेटरी के बारे में, जो कहाँ पे है? चिली में है। चिली में कहाँ पे? एंडीज में है। और ये एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका की ये इस तरह से कुछ मैप है। यहाँ पे अगर आप देखें साउथ अमेरिका मैप आपको देखने को, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा चिली और एंडीज में। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है, उसके संबंध में क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं कि इसमें जो चित्र प्राप्त हुए उसमें पाया गया कि 2025 में MN45 नामक फास्टेस्ट स्पाइनिंग एस्टेरॉयड को इसने क्या किया है? एनालिसिस किया है। MN45 ये क्या एक तरह का एस्टेरॉयड है, ठीक है ना, एस्टेरॉयड है, उसको इसने एनालिसिस किया है। इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई ये जो लोकेटेड है कहाँ पे? चिली एंडीज में है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे लोकेटेड है। इट विल स्कैन ओनली फॉर नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर स्काई फॉर 10 ईयर, उत्तरी गोलार्ध को 10 साल के एनालिसिस करेगी, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। ठीक है, तीसरा, इट हाउस द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा, इसके पास विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसको 3200 MP है ना, 3200 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा इसके पास है। ठीक, अब इसके बारे में यहाँ पे तो तीसरा ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यह दक्षिणी गोलार्ध का भी सर्वेक्षण करती है। ठीक, लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मायोन वॉल्केनो के बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ मायोल वॉल्केनो। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ थी आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ ये थी कि फिलीपींस के सबसे सक्रिय जो वॉल्केनो है मायोन वॉल्केनो, उसमें हल्का विस्फोट देखा गया है ना, और 3000 लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैंने आपको फिर से दिखाऊंगा रिंग ऑफ फायर, तो यहाँ पे आपको फिलीपींस आपको देखने को मिलेगा। तो इस रीजन मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक इरप्शन और जो अर्थक्वेक की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है। अब अगर हम बात करें ये किस तरह का वॉल्केनो, तो स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्ट्रेटो वॉल्केनो दुनिया में लगभग 60% जो वॉल्केनो ने स्ट्रेटो वॉल्केनो में ही आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए।
गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ। अगर हम आगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे, इट इज़ द एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन लुजोन आइलैंड इन फिलीपींस। लुजोन आइलैंड फिलीपींस में, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा, यह भी करेक्ट है। तीसरा, स्ट्रेटोवोल्केनो टिपिकली फॉर्म बाय द लो विस्कोसिटी, देखिए मैंने आपको बताया हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए, लो विस्कोसिटी नहीं, एसिडिक लावा हाई विस्कोसिटी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एपीडा के बारे में। कॉमर्स मिनिस्ट्री की जो ब्रांच है एपीडा ने एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, ठीक है, इस वजह से चर्चा में आ गया। तो जो एपीडा है एक तरह की स्टैचुरी बॉडी है, सांविधिक निकाय, जिसे एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। एक्ट आया था 1985 में। एक्ट का नाम था एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। और इसके पहले एक अथॉरिटी हुआ करती, PFEPC है ना, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसका इसने स्थान लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसका पर्पज़ क्या है, जो शेड्यूल प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट को डेवलप करना, उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। जैसे शेड्यूल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट्स है, पोल्ट्री है, डेयरी प्रोडक्ट है ना। तो अपीडा एक्सपोर्ट को फाइनेंस असिस्टेंस भी देती है, इन्फॉर्मेशन भी देती है, गाइडलाइन भी देती है, तो बहुत सारे काम ये करती है। शुगर इम्पोर्ट्स को भी मॉनिटर करती है, ठीक। एक चीज़ और आपके यहाँ याद रखना कि अपीडा क्या करती है, नैब नाम का जो संस्थान है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड, इसका सेक्रेटरीट के रूप में भी ये काम करती है। स्टेटमेंट है कि यह 1985 में संसद के अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है, करेक्ट है यहाँ पे। अनुसूचित जो शेड्यूल उत्पाद उसको पंजीकरण अनिवार्य है, यहाँ पे यह भी बात करेक्ट है। अपीडा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत काम करते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन में ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करें, हालांकि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।